जनता के सवाल। कांग्रेस साथ दिखा सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनावी चकल्लस के प्रयोग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के घोसी और मिर्जापुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, 6 चरणों के मतदान में देश ने तीसरी बार भाजपा एनडीए की मजबूत सरकार को कर दिया पक्का। पीएम ने एनडीए गठबंधन को बताया घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए दिग्गजों ने प्रचार किया तेज। बिहार के काराकाट में अमित शाह ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में की जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल के नाहन में रैली को किया संबोधित। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत। मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। नगर निगम से मांगा स्पष्टीकरण। पूछा किस नियम के तहत चल रहा था गेमिंग जोन। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर में 6 बच्चों की मौत। बीजेपी ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार शासन को ठहराया जिम्मेदार। पीएम मोदी ने जताई शोक संवेदना। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50,000 अनुग्रह राशि देने का ऐलान। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने सराफा व्यापारियों की दुकानों और डेवलपर्स के कार्यालयों पर की छापेमारी। 26 करोड़ रुपए नकदी समेत 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज हुए जब्त। पश्चिम बंगाल में चक्रवात रिमल का दिखने लगा असर। आज रात चक्रवात के बांग्लादेश और बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका। कोलकाता एयरपोर्ट पर दोपहर बाद से उड़ानें लंबित। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। और आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खिताबी मुकाबला आज चेन्नई में खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। एनडीए गठबंधन को घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी बताते हुए पीएम ने कहा कि जब भी इनकी सरकार बनती है, ये लोग इसी आधार पर फैसला लेते हैं। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2014 में अपने घोषणा पत्रों में मुस्लिम आरक्षण का वादा किया था। पीएम ने कहा कि बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में बचने के लिए अब इंडी वाले मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। पीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्वांचल को माफिया का ठिकाना बना दिया गया था। इन्होंने पूरे यूपी को, पूर्वांचल को माफिया का सुरक्षित ठिकाना बना दिया था। जीवन हो या जमीन, कब छीन जाए कोई नहीं जानता था। और सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हां, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहां पर यहां बराबर सफाई चली है। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने 5 साल में 5 प्रधानमंत्री को लेकर भी इंडी गठबंधन पर कटाक्ष किया। सामान्य मानवी को भी मालूम है, एक छोटा सा घर भी बनाना है
तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? जहां प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में ही लगा रहेगा तो वो क्या देश को मजबूत बना सकता है क्या? इसलिए देश ने तय किया कि मजबूत देश के लिए प्रधानमंत्री भी मजबूत होना चाहिए। तो मजबूत देश के लिए मजबूत प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वहीं साल 2005 से 2020 के बीच बिहार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके कार्यकाल में 4 लाख रोजगार और सृजित किए जाएंगे। आप जरा याद करिए, 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने 2020 में एक साथ तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया। 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है। और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग ये सब 10 लाख का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब हम किसानों और मजदूरों की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं कि हम किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मीडिया में किसानों की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी की बात होती है। जब हम मनरेगा देते हैं, भोजन का अधिकार देते हैं, किसानों का कर्जा माफ करते हैं, मीडिया वाले कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगाड़ रहे हैं, मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं, गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अमीरों का काम होता है, ये फैशन बन गया है। कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी की, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की गाड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया। बात पश्चिम बंगाल की, जहां कल 318 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां राज्य में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के दौरान हिंसा और तनाव के संबंध में हुई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिज आफ्ताब ने ये जानकारी साझा की। आरिज आफ्ताब ने बताया कि दिन भर में चुनाव आयोग को 2100 शिकायतें मिली थीं। सबसे ज्यादा 247 गिरफ्तारियां पूर्वी दानापुर जिले में की गई हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पीएम की एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव में हो रही वोटिंग से जुड़ी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हर चरण के साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा की संख्या बेहतर होती जा रही है। लोग 2 पहलुओं पर अपना जनादेश दे रहे हैं। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक स्थिर सरकार बनाना और दूसरा ममता बनर्जी के भ्रष्ट शासन को खारिज करना, जो कि कुशासन और हिंसा से भरा हुआ है। आगामी 4 जून को पश्चिम बंगाल इस बार 400 पार की उपलब्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक होगा। वहीं बिहार के काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी हैं और दूसरी ओर अति पिछड़ा वर्ग के यहाँ पैदा हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ गर्मी की छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी
भाइयों बहनों, एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और आइए बात करते हैं राजकोट की। जी हां, शनिवार की शाम गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग के नतीजे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी राजकोट के गिरिराज अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। वहीं इससे पहले राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी विभागों को रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच करवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गुजरात उच्च न्यायालय ने राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले पर कल गुजरात उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अदालत ने इसे मैन मेड डिजास्टर यानी मानव निर्मित आपदा बताते हुए अखबार की एक रिपोर्ट पढ़कर हैरानी जताई। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट इशारा कर रही है कि गेमिंग जोन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियमों में खामी का फायदा उठाया। हाईकोर्ट ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट समेत निगम से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि किस नियम के तहत गेमिंग जोन का संचालन हो रहा है। अदालत ने 1 दिन में जवाब देने को कहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हो गई। घायल हुए 6 बच्चों का एक अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार हैं। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी डे केयर हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने दिल्ली सरकार को इस पर आड़े हाथों लिया और इस तरह की घटना के लिए दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार शासन को जिम्मेदार बताया। इस घटनास्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। शनिवार की रात विवेक विहार के इस बेबी केयर सेंटर के अंदर भीषण आग लग गई। इस भीषण आग की वजह से करीब 7 नवजात शिशु काल के गाल में समा गए। आप देख सकते हैं हादसा कितना भीषण हुआ होगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी तरह से ये तमाम चीज़ें बुरी तरह से जल चुकी हैं। हालांकि इस मुद्दे पर दिल्ली भाजपा ने दिल्ली सरकार को घेरने का प्रयास किया है और उसको पूरी तरह से जिम्मेदार माना है। पूरी घटना का जिम्मेदार दिल्ली सरकार का भ्रष्ट प्रशासन है, जिसने ऐसी जगह इन चीज़ों को चलने की अनुमति दी। सिर्फ पैसे कमाने की चाह में अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं और 7 बच्चे ऐसे में चले जाते हैं तो बहुत, मैं कह रहा हूँ, बहुत ही घृणित ये कार्य है और जो अफसर इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार जांच की बात कर रही है इसमें। दिल्ली सरकार ने नरेला में भी जांच की मांग की थी, मुंडका में भी की थी, अलीपुर में भी की थी, अनाज मंडी में भी की थी, करोल बाग में 2 होटल जले तब भी की थी। उस जाँच का हुआ क्या? उस जाँच के नाम पर भी लोगों को डरा धमका के पैसे वसूले जाते हैं। यहाँ जाँच तो हो, लेकिन जाँच के साथ साथ जिम्मेदारी तय हो। दिल्ली सरकार का हर वो विभाग जिसने इसमें नेग्लिजेंसी बरती उसके अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआवजे की बात सामने आ रही है कि मुआवजा, सर मुआवजा उन जख्मों को मरहम नहीं दे सकता। उस माँ की हालत सोचिए जिनके बच्चे चले गए। मुआवजा तो ठीक है, उस परिवार के लिए एक आर्थिक सहायता हो जाएगी, लेकिन वो दर्द जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। पूरी तरह से ये जो आग लगी है इसका कारण कौन है अभी इसका पता नहीं चला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। कैमरामैन राधेकृष्ण तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा ये दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात हुए इस भीषण आग हादसे में 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से विचलित प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट कर दुख जताया।
प्रधानमंत्री ने लिखा कि दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वहीं दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना के मद्देनजर पीएम राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी इसकी देने की घोषणा की गई है। पीएमओ ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा की। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में आग लगने की घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दिल्ली के अस्पताल में आग लगने की दुर्घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हादसे में नवजात बच्चों की मृत्यु की खबर बहुत ही दुखदायक है। पीड़ा की इस घड़ी में बच्चों के परिजनों के प्रति मैं अपनी गहन संवेदना प्रकट करता हूं एवं ईश्वर से घायलों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। खुटार थाना क्षेत्र में पूर्णागिरि दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की ढाबे पर खड़ी बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और जबकि 20 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहाँपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार कराने के लिए निर्देश भी दिए। लोग सिदौली थाने के हैं। दुर्घटना के कारणों का पता स्थानीय पुलिस जांच करके बताएगी कैसे हुआ और जो भी दुर्घट घटना है इसमें जो भी आर्थिक सहायता अनुमन होगी हम लोग उसको दिलवाएंगे और जो भी उपचार इत्यादि हो रहा है उसको हम लोग करा रहे हैं। गोला को जो रोड जा रहा है वहाँ पर ऋषि ढाबा के पास में एक बस खड़ी हुई थी जो कि जिसमें कि पूर्णागिरि के लिए यात्री सीतापुर से जा रहे थे। तो कुछ लोग ढाबे पे खाना खा रहे थे और कुछ लोग बस में बैठे हुए थे। तभी एक जो गिट्टी से भरा हुआ ट्रक है वो अनियंत्रित होकर इसके ऊपर पलट गया। जो अभी तक टोटल कैजुअलिटी जो 11 हुई है और करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CSC और शाहजहाँपुर जिला अस्पताल है वहाँ भेजा गया है। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ के नासिक में आयकर विभाग ने सराफा व्यापारियों की दुकानों और डेवलपर्स के कार्यालयों पर छापेमारी की। लगातार 30 घंटे चली छापेमारी में टीम ने 26 करोड़ रुपए की नकदी और 90 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार नासिक, नागपुर, जलगांव की टीम ने कार्रवाई की। 50 से 55 अधिकारियों ने सुराना ज्वेलर्स के परिसर के साथ साथ उनके रियल एस्टेट व्यवसाय के कार्यालय पर भी छापा मारा। उनके आलीशान बंगले पर भी एक स्वतंत्र टीम ने निरीक्षण किया। नासिक के इस सराफा कारोबारी के पास से करोड़ों की नकदी और बेहिसाब संपत्ति मिलने से कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग किसी भी विसंगति या छिपे हुए लेन देन को उजागर करने के लिए सुराना ज्वेलर्स और महालक्ष्मी बिल्डर्स दोनों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। और बात चक्रवाती तूफान को लेकर, जी हाँ, मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र आज भीषण चक्रवाती तूफान रिमाल में बदल जाएगा। ये आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। इस दौरान अगले 4 दिन तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल किसी भी हालात से निपटने के लिए NDRF समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों के मैदानी इलाकों और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पूर्व में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। चक्रवात रिमल अगले कुछ घंटों में गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा, लेकिन अब इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के मंदरामणि और दीघा इलाके में मौसम बदलने लगा है। पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश शुरू हो गई है।
रेमल के आज मध्य रात्रि के करीब बांग्लादेश और आसपास के पश्चिम बंगाल के तटों के बीच एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने के आसार हैं। वहीं भारतीय नौसेना ने चक्रवात रेमल से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत को शुरू करने की एसओपी का पालन करते हुए प्राइमरी कार्रवाई कर ली है। चक्रवात के आज मध्य रात्रि तक बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। भारतीय नौसेना ने तत्काल तैनाती के लिए HRR और चिकित्सा आपूर्ति से लैस 2 जहाज़ों को तैयार कर लिया है। इसके अतिरिक्त सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टर के साथ साथ डॉर्नियर विमानों सहित भारतीय नौसेना की विमान संपत्तियां त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार हैं। त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए उपकरणों के साथ विशेष गोताखोरों की टीमों को भी कोलकाता में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यक उपकरणों के साथ गोताखोरी टीमें विशाखापट्टनम में स्टैंड बाय पर हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने कोंकण में 26 मई से 31 अगस्त तक सभी प्रकार के जल पर्यटन को बंद करने का निर्णय लिया है। बंदरगाह विभाग और पर्यटन विभाग ने कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में समुद्री किलों की यात्रा, जल पर्यटन और जल खेलों के लिए जेटी से प्रस्थान करने वाली नाव सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सिंधुदुर्ग में पर्यटन सीजन इस बार लोकसभा चुनाव के कारण कुछ देर से शुरू हुआ था और चूंकि सिंधुदुर्ग जिले में अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक थे, इसलिए स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने समय के विस्तार की मांग की थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। सिंधुदुर्ग जिले में आने वाले पर्यटकों को बंदरगाह घाट से ही सिंधुदुर्ग किले का दीदार करना पड़ रहा है। उधर समुद्र की मौसमी हालत और मछलियों के अंडे देने के समय को देखते हुए मत्स्य विभाग ने भी 1 जून से 31 अगस्त तक समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते राजस्थान में फलौदी में शनिवार को तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 27 मई को हीट वेव से लेकर भयंकर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति कर रही है और इसलिए जल्द ही भारत दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 की, उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी देश भर में 11वें, विश्व भर में 11वें या 10वें स्थान पे थी। आज वो चलती 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 5वें स्थान पे है। 2 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ आंकड़े हैं रिलीज पब्लिक डेटा कि हमारी जो जीडीपी है इस समय $3.95 ट्रिलियन है, $3.95 ट्रिलियन और हम 5वें स्थान पे हैं। और चौथे स्थान पे है जापान, जिसकी जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन। अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ इस समय 7-8% चल रहा है और जापान फ्लैट पे है, तो इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स इफ नॉट अ ईयर कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है एक्सचेंज रेट को लेके ये चौथे स्थान पे पहुंच जाएगी। और मोदी जी के अगले टेन्योर के दौरान ये डेफिनेटली हम विश्व भर की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक होगी। तो लगातार आर्थिक मोर्चा जो है मजबूत होता नजर आता है। 26 मई यानी आज डीडी किसान चैनल अपना 9वां जन्मदिन मना रहा है। दूरदर्शन ने 26 मई 2015 को कृषि के लिए एक अलग समर्पित चैनल डीडी किसान को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चैनल का उद्घाटन किया था, जो किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया था। चैनल का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे अपनी फसलों की बुआई, कटाई और बिक्री के संबंध में जानकारी पूर्ण निर्णय ले सकें।
किसानों को मौसम, मंडी की कीमतों और सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के संबंध में शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। ये भारत और विदेशों में कृषि में किए गए नवीनतम शोध के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सकें। और अब खबर खेल जगत से। आईपीएल 2024 का खिताबी मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। केकेआर टेबल टॉपर बनकर फाइनल में पहुंची तो वहीं हैदराबाद की टीम दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। मौजूदा सीजन में कैसा रहा इन टीमों का सफर और कौन है खिताब का मजबूत दावेदार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंडियन प्रीमियर लीग अब अपने आखिरी पड़ाव में है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर फाइनल में पहुंची है। वहीं पहले क्वालिफायर में हार झेलने वाली पैट कमिंस की हैदराबाद दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर फाइनल का टिकट कटाने में सफल रही। दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कुल 27 बार भिड़ी हैं, जिसमें से हैदराबाद को 9 मैचों में जीत मिली है और कोलकाता ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है। आईपीएल 2024 की बात करें तो इस सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए 2 मैचों में से दोनों में केकेआर को जीत हासिल हुई है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की टीम कोलकाता का पलड़ा भारी नजर आता है। मौजूदा सीजन के लीग स्टेज पर नजर डालें तो कोलकाता नाइट राइडर्स 14 में से 9 मैच जीतकर तालिका में पहले स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में सफल रही थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने भी इस सीजन में शानदार खेल दिखाया है। इस सीजन में लीग स्तर के मैचों में हैदराबाद के हाथ 8 जीत और 5 हार लगी, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। ऐसे में हैदराबाद की टीम 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम बनी थी। इस सीजन में केकेआर के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। केकेआर की टीम 6 बार 200 से अधिक स्कोर खड़ा करने में सफल रही। वहीं टीम के 5 गेंदबाज 12 से ज्यादा विकेट लेने में सफल रहे। यानी केकेआर की टीम का इस सीजन में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। वहीं बात अगर सनराइजर्स हैदराबाद की करें तो इस सीजन में हैदराबाद की मजबूत कड़ी उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी रही। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने इस सीजन में हैदराबाद को कई मौकों पर तूफानी शुरुआत दी। इन दोनों के अलावा मध्यम क्रम के बल्लेबाज भी टीम के लिए उपयोगी रहे। अब फाइनल में हैदराबाद को अपने बल्लेबाजों के धमाकेदार पारी से उम्मीद रहेगी। तो ही कोलकाता नाइट राइडर्स की नजर भी पिछले प्रदर्शन को दोहराते हुए आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम करने पर टिकी होंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं भारत की महिला बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को मलेशिया मास्टर्स में दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को महिला एकल के खिताबी मैच में चीन की वांग जी के हाथों 16-21, 21-5 और 21-16 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। हालांकि इस टूर्नामेंट में खेले गए पिछले मैचों में सिंधु शानदार फॉर्म में नजर आईं। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रंगफान की मुश्किल चुनौती को पार करके फाइनल में जगह पक्की की थी। ये सिंधु की बुसानन के साथ खेले गए पिछले 19 मैचों में 18वीं जीत रही थी। सिंधु का पेरिस ओलंपिक से पहले ले में वापसी करना भारतीय खेलों के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद जताई जा रही कि सिंधु का ये फॉर्म पेरिस ओलंपिक में उनके प्रदर्शन के लिहाज से अहम है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। क्या बोले भारत में आज